हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ के हमारे एग्जाम की लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स के बारे में। तो अगर आप ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखते हो, सारी बातों को सुनते हो, तो एग्जाम में आपके डेफिनेटली 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले एक बात और, अगर आपको बिजनेस लॉ के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो को आप जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से बिजनेस लॉ के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहली बात कि आपका जो बिजनेस लॉ का एग्जाम है वो कुछ कॉलेजेस के अंदर 75 मार्क्स का होता है और कुछ कॉलेजेस के अंदर 100 मार्क्स का होता है। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो एग्जाम चाहे 75 का हो चाहे 100 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर तो आपने देना ही है। सेकंड पॉइंट है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल क्वेश्चंस क्विकली। तो जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, आपको फटाफट सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है कि आखिर कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये काम आपको फटाफट करना है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, स्टार्टिंग से ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर बाद में आपको एंड में टाइम कम पड़ेगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही हमें स्पीड पकड़ के चलनी है। तो आप सारे क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। ऐसा मत करना कि आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो, ये काम मत करना। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, जिस क्वेश्चन के आपको सेक्शंस याद हैं, सारे पॉइंट्स याद हैं, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, ताकि जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करे तो उस टाइम पर शुरुआत से उसे ऐसा लगना चाहिए कि आपको पेपर अच्छे से आता है और आपने पूरे पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करा है। स्टार्टिंग में ही अगर आप बेकार आंसर लिख दोगे तो फिर बाद में आप जितना मर्जी अच्छा आंसर लिखते रहो, एग्जामिनर पेपर को उसी तरीके से चेक करेगा। उसके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाएगी कि इस स्टूडेंट को पेपर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं आता। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना। सबसे पहले वही आंसर लिखना है जो सबसे बेस्ट तरीके से आपको आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो लिखोगे जो थोड़ा कम अच्छे से आता है, तीसरे पे वो लिखोगे जो थोड़ा और कम अच्छे से आता है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका पेपर अटेम्प्ट करने का। तो समझ में आ गई बात। तीसरा पॉइंट हमारा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो देखो, बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है वो तो सभी कॉलेजेस के अंदर आता है। आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक केस स्टडी क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से केस स्टडी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो पहला टाइप हो गया आपका केस स्टडी। दूसरा टाइप पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट। तो दूसरा हो गया हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करा जाता है। उसके बाद तीसरा टाइप आता है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कि एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और बोला जाता है स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करो। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ एक, कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर आप किस तरह लिखोगे। उसके बाद बच गया हमारा चौथा टाइप, जो कि कुछ कॉलेजेस के अंदर आता है और कुछ के अंदर नहीं आता। वो है हमारा ट्रू फॉल्स। कई जगह ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, कई जगह नहीं पूछा जाता। अगर मान लो आपके कॉलेजेस के अंदर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में आपको ट्रू फॉल्स तो लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ में आप एक या दो लाइन का एक्सप्लेनेशन भी लिख के आ जाओगे। क्योंकि अगर ट्रू फॉल्स 2 नंबर का है और आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख कर आते हो तो उस केस में आपका 1 नंबर कट जाएगा। भले ही आपका आंसर सही हो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रू फॉल्स के साथ एक या दो लाइन का उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखकर आ जाओ। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन की कि 4 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि हमारा सेक्शंस। तो देखो, लॉ का पेपर है तो सेक्शंस की तो बात होगी। तो अगर आपको सेक्शंस याद है तो आप एग्जाम में सेक्शंस लिख कर आओगे, लेकिन ध्यान रखना गलत सेक्शन मत लिख कर आना। सही सेक्शन याद है तो ही लिखना, वरना छोड़ देना। क्योंकि अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया तो एग्जामिनर आंसर पढ़ेगा भी नहीं, वही आंसर को काट देगा। तो गलत सेक्शन लिखने से अच्छा आप सेक्शन मत लिख कर आओ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप किस तरीके से बिना सेक्शन लिखे हुए भी पूरे नंबर लेके आ सकते हो, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्ट। एक्ट के ईयर की बात हो रही है। मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो उसका ईयर है 1872। तो ध्यान से ईयर को भी लिख कर आना, गलत ईयर मत लिख देना, वरना उसके चक्कर में भी पूरा आंसर गलत हो जाता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, एलएलपी एक्ट 2008, इस तरीके की बातों को ध्यान रखना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, आंसर में यूज करना है आपको लॉ के कीवर्ड्स। तो आंसर तो आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में ही आंसर बनाओगे। एग्जैक्ट रट्टा तो आप मार नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि बुक्स के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वही आप रट्टा मार के चले गए और आपने लिख दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप आंसर अपने वर्ड्स में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आंसर के बीच बीच में आपको लॉ के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, ताकि लगे तो सही कि ये लॉ का आंसर लिखा जा रहा है। अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर हम ओनरशिप को प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो वहां पर आप ओनरशिप नहीं लिखोगे, वहां पर आप प्रॉपर्टी वर्ड का इस्तेमाल करोगे। उसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम परमिशन की जगह कंसेंट का इस्तेमाल करते हैं। लॉ के अंदर हम अप्लाई को एनफोर्स बोलते हैं, तो आप एनफोर्स लिखोगे।
इमीडिएटली को हम फोर्थ विद बोलते हैं तो आप फोर्थ विद का इस्तेमाल करोगे। स्टॉप को हम रिस्ट्रेन बोलते हैं तो आप रिस्ट्रेन वर्ड लिखोगे। तो ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स, लॉ के कीवर्ड्स, जिनका हमें आंसर के अंदर बीच बीच में इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े, उसको भी लगे कि हाँ स्टूडेंट पढ़ के आया है, उसको आंसर आता है। तो इस तरीके की बातों का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका आंसर फॉर्मेट। तो आंसर फॉर्मेट में आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। और लास्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। एक बात का ध्यान रखना कि आपको कोशिश यही करनी है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओ। फिर चाहे आपको आता हो ना आता हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख कर आओ। लेट सपोज सेल्स ऑफ गुड एट का एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, आपको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो उस केस में भी आपको वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब कैसे अटेम्प्ट करोगे, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन है हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट का, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा। तो जो कुछ भी आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर आता है वो सारी बातें आप उस क्वेश्चन के अंदर लिख के आ जाना। क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट का क्वेश्चन है ना, बस बात खत्म। तो आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट से रिलेटेड जितनी बातें आती हैं आप वो सारी बातें उसके अंदर लिख के आ जाना। छोड़ने से अच्छा है कि कुछ तो करके आओ। हो सकता है एग्जामिनर का ध्यान ना जाए, आपके आंसर को राइट कर दे, या फिर आंसर पढ़े ही ना, बिना आंसर पढ़े ये देखे कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट का क्वेश्चन है और सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में ही नीचे लिखा हुआ है। हो सकता है वो ऐसे ही राइट कर दे। और ज्यादातर केसेस में यही होता है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाते हैं। एग्जामिनर भी इतना फ्री नहीं बैठा कि वो एक एक आंसर शीट को बहुत डिटेल में चेक करे, वो भी ऊपर ऊपर से देखता है। स्टार्टिंग में पेपर को अच्छे से चेक करेगा, लेकिन लास्ट में आके वो भी जल्दी जल्दी पेपर को चेक करना शुरू कर देता है। तो आपको उसी चीज का फायदा उठाना है। स्टार्टिंग में आपको अच्छे से आंसर फ्रेम करके आना है, अच्छे अच्छे आंसर लिखने हैं, लेकिन लास्ट में आपको नहीं भी आता तो भी आप करके आओगे, कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर मान लो पेपर आपका 100 नंबर का है और आप 70 नंबर का पेपर करके आते हो, तो इसका मतलब साफ है कि 30 नंबर तो आपके यहीं चले गए। अब आपको 70 में से नंबर मिलने वाले हैं और पास होना है तो 33 नंबर चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आते हो तो फिर आपको 100 में से 33 चाहिए। तो छोड़ के आने से अच्छा यही है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ। और खासकर कॉलेजेस के एग्जाम में तो पेपर छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पेपर्स को बहुत जल्दी जल्दी चेक करता है। तो आप कुछ भी लिख कर आओगे, आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो मैंने जो 8 पॉइंट्स आपको बताएं, इन 8 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो, मेरी बात को अच्छे से सुनते हो, तो पास तो आप हो ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब जरा एक बार फटाफट आंसर फ्रेम करना भी सीख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। तो ये हमारा एक केस स्टडी क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम इस वीडियो के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस देखी हुई हैं उनको पता है कि मैं बहुत आराम से डिटेल में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं, लेकिन यहाँ पर हम फटाफट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, क्योंकि हमें आंसर बनाना सीखना है, ना कि कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया एक बार उसको पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन है हमारा, राधा इनवाइटेड हर 10 क्लोज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट हर 25th बर्थडे पार्टी ऑन 1st जनवरी 2023। इसको 24 कर लेना, 1st जनवरी 2024 होगा, एट 7:30 PM एट अ वेल नोन हाई-फाई रेस्टोरेंट एट टोंक रोड जयपुर। तो राधा का 25th बर्थडे है, उसने अपने बर्थडे के लिए एक हाई-फाई रेस्टोरेंट में पार्टी रखी है और पार्टी के अंदर उसने अपने 10 क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया। ऑल इनवाइटेड फ्रेंड्स एक्सेप्टेड द इनविटेशन एंड प्रॉमिस टू अटेंड द सेड पार्टी। तो जितने भी 10 के 10 फ्रेंड्स थे, उन 10 के 10 फ्रेंड्स ने राधा के इनविटेशन को एक्सेप्ट करा और प्रॉमिस करा कि हम पार्टी में जरूर आएंगे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द होटल मैनेजर, राधा डिपॉजिट ₹500 एज नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी फॉर द सेड पार्टी। तो राधा ने जो है यहाँ पर 5,000 रुपए डिपॉजिट जमा कर दिया, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर पार्टी कैंसिल भी हो जाती है तो उस केस में भी ये 5,000 रुपए तो वापस नहीं मिलने वाले। ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम 3 among 10 invited friends did not turn up for the birthday party and did not convey any prior communication to her। तो पार्टी के दिन जो है 10 में से 3 दोस्त नहीं आए, और जो 3 नहीं आए उन तीनों ने राधा को कम्युनिकेट करके ये भी नहीं बताया कि हम पार्टी में नहीं आ रहे। अब उन 3 फ्रेंड्स के नहीं आने की वजह से राधा गुस्सा हो गई, एंग्री हो गई। राधा एनरेज का मतलब होता है गुस्सा होना। तो राधा जो है अपने 3 फ्रेंड्स के बिहेवियर पर गुस्सा हो गई, एंग्री हो गई, वांटेड टू सू देम फॉर लॉस इनकर्ड इन द सैड पार्टी। और वो चाह रही है कि वो अपने उन 3 फ्रेंड्स के ऊपर केस फाइल कर दे जो फ्रेंड्स उसकी पार्टी में नहीं आए थे। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राधा उन 3 फ्रेंड्स के ऊपर केस फाइल कर सकती है कि नहीं कर सकती। और साथ में नीचे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वुड योर आंसर डिफर इफ द सेड पार्टी हैज बीन a contributory 2024 न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय राधा। तो यहाँ पर नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर हम ये कहें कि ये पार्टी जो है वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी थी, ये न्यू ईयर की पार्टी थी 2024 की, जिसमें सभी फ्रेंड्स को मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन करना था, यानी यहाँ पर पैसों की बात आ गई।
कंट्रीब्यूटरी पार्टी का मतलब हो गया कि सभी फ्रेंड्स जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो अगर ये कंट्रीब्यूटरी पार्टी होती और फिर उस केस में 3 फ्रेंड्स लास्ट टाइम पर धोखा देते तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाता? क्या उस केस में फिर राधा उन 3 फ्रेंड्स के ऊपर केस फाइल कर सकती थी? तो इन दोनों के ही आंसर अलग अलग बनेंगे। पहले के अंदर आप देख सकते हो कि किसी भी तरीके की पैसों की कोई बात नहीं थी। राधा और उसके फ्रेंड्स मिलकर आपस में पार्टी कर रहे थे, जो कि हमारा एक सोशल एग्रीमेंट होता है। अगर हम इसके आंसर की बात करें किस तरीके से इसके आंसर को लिखेंगे, तो स्टार्टिंग में आप देखो, एज पर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपको अगर सेक्शन याद है तो आप इस तरीके से लिखोगे, एज पर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या फिर इस तरीके से लिख सकते थे, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। या फिर अगर आपको सेक्शन याद नहीं था, मान लो आपको ये पता है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है लेकिन आपको सेक्शन याद नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको गलत सेक्शन नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आप इस तरीके से भी लिख देते हो एज पर द प्रोविजन, तो उस केस में भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। तो समझ में आ गई बात? अगर सेक्शन नहीं याद है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर है, इसको एक बार पढ़ लो आप। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो सेक्शन 10 के अंदर हमें इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जिसके अंदर हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना एक सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एनफोर्सेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। आपको ये आंसर आता होगा, नहीं आता तो आप बिजनेस लॉ की हमारी क्लासेस को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको सेक्शन के बारे में लिखना है, जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है उस सेक्शन को आपको सबसे पहले ऊपर एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये सेक्शन क्या कहता है। उसके बाद आप आओगे अपने सेकंड पैराग्राफ में, जिसमें आप नीचे लिखोगे, इन द गिवन केस राधा कैन नॉट सू हर 3 फ्रेंड्स फॉर द लॉस इनकर्ड इन द सेड पार्टी एज द एग्रीमेंट बिटवीन हर एंड हर 10 फ्रेंड्स वाज अ सोशल एग्रीमेंट एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम अपने केस के बारे में बात करेंगे, जिस केस के बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा, और ऊपर वाले पैराग्राफ से इसको रिलेट भी करना है कि ऊपर जो बात बोली गई है उस बात को यहाँ पर हम इसमें अप्लाई करेंगे और इस तरीके से फाइनली अपना कंक्लूजन निकालेंगे। तो केस बेस्ड स्टडी में आपको पैराग्राफ वाइज लिखना होता है। अब देखो यहाँ पर हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये कंट्रीब्यूटरी पार्टी होती तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाता? तो बिल्कुल, अगर मान लो ये कंट्रीब्यूटरी पार्टी होती तो हमारा आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता, क्योंकि कंट्रीब्यूटरी पार्टी का मतलब हो गया कि यहाँ पर पैसों की बात आ रही है, और मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते समय ही बताया था कि जहां पर भी बात पैसों की आ जाती है वहां पर लीगल रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो अगर if the said party organized by Radha has been a contributory 2024 कर लेना इसको 2024 New Year celebration party, then Radha could have sued her 3 friends for the loss incurred in the said party, as the agreement between her and her friends would have legal backing, on the basis of which Radha deposit the advance amount and the parties here intend to create legal relationship। सभी के हाँ कहने पर राधा ने 5,000 का डिपॉजिट जमा करवाया होटल में। तो अगर कोई भी फ्रेंड पार्टी के अंदर नहीं आता, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता, तो उस केस में पैसा तो राधा की जेब से चला गया, तो नुकसान तो राधा का होगा। तो जो भी उसका नुकसान होगा उस नुकसान की रिकवरी राधा अपने उन 3 फ्रेंड से रिकवर कर सकती है। तो समझ में आ गई आपको बात? तो ये हो गया हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन कि किस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब जरा एक बार बात कर लेते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन की, कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, एज पर द जनरल रूल स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट एंड एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू दिस रूल एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देखो सिंपल सा एक रूल बता दिया, वो रूल हम सबको पता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ कंसिडरेशन दे सकता है, यही बात आप यहाँ पर लिखोगे। Under the Indian Contract Act 1872, the consideration of an agreement may proceed from a third party, but the third party cannot sue on contract. Only a person who is a party to a contract can sue on it. तो ये तो हो गया हमारा stranger to a contract का आंसर। अब बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट की, एक्सेप्शन टू दिस रूल, जिसमें इस रूल के एक्सेप्शन पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस रूल के क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं। तो अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें, तो इसके एक्सेप्शन के बारे में बात करने से पहले आपको इसके रूल के बारे में बताना है कि आखिर इस रूल को हम क्या बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू वाला रूल है, इस रूल को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों को पता होगा, हमने पढ़ा था कंसिडरेशन वाले चैप्टर में, देखा था हमने। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो अगर हम इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात करें, तो जनरल रूल हमारा कह रहा है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल नहीं कर सकता।
तो उसके जो एक्सेप्शंस होंगे वो तो जनरल रूल के अपोजिट बात करेंगे। तो इसके एक्सेप्शंस बोलते हैं कि कुछ केसेस हैं जहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस फाइल कर सकता है। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स अ क्लेम इन द फॉलोइंग केसेस। पहला होता है हमारा इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट, दूसरा है हमारा इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा कंसिडरेशन वाला चैप्टर देख सकते हो। तीसरा है हमारा इन केस ऑफ अ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स, फोर्थ है हमारा इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, सिक्स्थ आता है हमारा इन केस ऑफ अ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, और लास्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। तो ये हो गए हमारे टोटल 7 एक्सेप्शंस। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो समझ में आ गई बात। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे, जितनी लास्ट मिनट की एग्जाम टिप्स बनती थी, जो मुझे लगता था कि आपको बताना जरूरी है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। इन बातों को आप ध्यान से एग्जाम में फॉलो करना, आप 100% पास तो हो ही जाओगे, बल्कि आपके 20-30 नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो समझ में आ गई बात। तो जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। बाकी अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगी, उसको जाके देख लेना कि आखिर नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। तो अब बस अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।